वेलकम फ्रेंड्स, सूर्य टिप्स में आपका स्वागत है। मैं स्पेसिंग आज बात करने वाला हूं जो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। इसका जो पिछला वाला पेपर है 2019 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसका जीएस है जो। तो जीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बैगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, तो वो कितनी होती है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की जो बैगनी रंग का रंग होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, तरंगदैर्घ्य जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, मतलब तरंग देने की क्षमता, तो वो 390 से 455। यहाँ पे एनएम ऑप्शन दिया था, इनमें सब में पीएम दिया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे उत्तर है इसका, वो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 380 से 420 एनएम होती है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। पहले वाले का ये उत्तर आपके साइंस से पूछा गया है, जो आपकी फिजिक्स होती है वहाँ से लिया गया है। अगला है आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन या केमिस्ट्री से कहेंगे, मक्खन का उदाहरण है। तो निलंबन और कोलाइडी घोल, पायस और मिश्रण। तो मिश्रण तो जो होता है वो अलग होता है, कोलाइडी भी घोल अलग होता है, निलंबन भी अलग होता है। तो पायस यहाँ पे जो होगा वो मक्खन का उदाहरण होगा। पायस 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है, जैसे मक्खन है, दूध है, क्रीम है आदि। तो इनको हम क्या कहेंगे, पायस कहते हैं। अगला है तीसरे नंबर का, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। ग्लोवेर सॉल्ट, वाशिंग सोडा, बोरेक्स और एप्सम और सॉल्ट। तो यहाँ पर ग्लोवेसर सॉल्ट जो है Na2SO4 इंटू 10H2O होता है, तो इनमें नहीं होंगे पूछा है। तो ये वाशिंग सोडा का, इसमें भी 10H2O होता है, लास्ट में जो फॉर्मूला है वहाँ पे अणु नहीं पूछा गया। तो ये जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से पूछा गया, अगर फॉर्मूला पता होगा। बोरेक्स जो होता है तो उसमें भी 10H2O होता है, लेकिन जो एप्सम होता है आपका, इसमें MgSO4 7H2O होता है। यहाँ पर H2O का मतलब है यहाँ पे अणु पूछे गए, तो जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो देखो, ये ग्लोवेट सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, इसमें भी 10H2O होता है, और वाशिंग सोडा होता है, इसमें भी 10H2O होता है, और बोरेक्स जो होता है, जिसे सुहागा कहते हैं, उसमें भी 10H2O होता है, यानी कि 10 अणु होते हैं। लेकिन जो एप्सम सॉल्ट होता है उसमें 7H2O होते हैं। तो H2O का मतलब होता है जल, तो जल के कितने अणु हैं, 7। तो यहाँ पे 7 हैं, तो वो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 1987 में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो इसका जो यूनिवर्सिटी है, तो इसमें स्थापना किसने की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो जोनाथन डंकन थे, सर विलियम मुय्यर थे, और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम मुय्यर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में, ये जीएस से पूछा गया क्वेश्चन है, पुराने इतिहास से। तो विलियम मुय्यर ने की थी। इस विद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद विलियम एमर्सन ने बनाया था। कॉलेज परिसर की वास्तुकला मिस्र, इंग्लैंड और भारत के वास्तु शिल्पों से प्रभावित है। यह विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इससे पूर्व मद्रास 1857, मुंबई 1857, कलकत्ता 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्व ऑक्सफोर्ड। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो भारत की कौन सी राज्य सरकार थी जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था। तो उत्तर प्रदेश में थी, तमिलनाडु में थी, पश्चिम बंगाल में थी, असम में थी। तो यहाँ पर जो सुचेता कृपलानी थी, वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो वर्ष 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। सबसे पहले सुचेता कृपलानी, नाम इंपोर्टेंट है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिक थी। वह भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली तथा उषा मेहता की तरफ अग्रणी रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो 2017 में जो थे, तो 17 में तो आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ जी थे। तो 2017 में आपके बने गए, जो बीजेपी पार्टी से हैं, जो भी चल रही है, और जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो भी बीजेपी की पार्टी से ही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगला है आपका, यहाँ पे एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के 17वें विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुना गया। इससे पहले वे गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद थे, गोरखपुर में सांसद हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी हमने बताया है। संबंध योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से हैं, 21 उत्तर प्रदेश के। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में। इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनका क्या नाम है, अजय सिंह बिष्ट, क्योंकि इनकी सरकार चल रही है, तो अभी आप लोगों से नाम भी पूछ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी है स्टेट
तो यहाँ पर जो होता है आपका सारस तो होता है, रामचरित है तो गरुड़, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारस जो आपका है वो आपका राज्य का पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय और एक होता है राजकीय। तो राष्ट्रीय में आता है पूरे देश का, भारत का। तो राष्ट्रीय पशु अगर पूछी जाए तो राष्ट्रीय पशु क्या होता है आपका बाघ होता है। राष्ट्रीय पक्षी होता है वो होता है मोर। तो पूरे राष्ट्र की अगर बात की जाए पूरे देश की बात, तो वहाँ पे होगा आपका राष्ट्रीय पशु जो बाघ होगा और राष्ट्रीय पक्षी होगा वो मोर होगा। लेकिन यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी। आपका राज्य उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पे बारहसिंगा राजकीय पशु होगा। और राजकीय जो वृक्ष है वो होता है अशोक, तथा राजकीय फूल जो है वो होता है बृहत कमल। अब एक है सारस भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में से वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हम पिछले साल के जो 2019 में पूछा गया कांस्टेबल का पेपर है उसको सॉल्व करवा रहे हैं। उसमें पहला ही हमारा टॉपिक है जीएस, उसके पहले ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं, पहले भाग को सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो पुरानी बात है, 1937 से 1950 को उत्तर प्रदेश को जो जाना जाता था वो आपका संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर और उत्तर प्रांत और संयुक्त प्रांत रामकृष्ण प्रदेश। तो 1937 से 1950 तक उसको क्या माना जाता था? इसकी बाद में स्थापना हुई 1 अप्रैल 1937 से 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 जिले हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ राज्य की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके स्टेट का ही आपका एग्जाम है तो उसको जानना बेहद ज़रूरी है। और आप लोगों को बता दें, अगर हमारी स्पीड आप लोगों को वीडियो की कम या ज़्यादा लग रही होगी तो वीडियो के यूट्यूब में ऑप्शन आता है प्लेबैक स्पीकर स्पीड का, तो वहाँ पे आप लोग स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उनके शंकर जी के जो सम्मान होता है उसके सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आगरा में प्रसिद्ध कैलाश मेला प्रत्येक वर्ष सावन माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। जो सावन का महीना होता है उसके तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। यह मेला सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के तट पर स्थित कैलाश मंदिर पर भगवान शिव के सम्मान में लगाया जाता है। तो कैलाश मंदिर है वहाँ पर सिकंदरा के क्षेत्र में, यमुना के तट के किनारे, तो आगरा में प्रसिद्ध है। ये लगाया जाता है मेला भगवान शिव के सम्मान में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जीएस के लिए आपको बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश के बारे में जानना। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इस नहर से लाभान्वित सिंचित जिले हैं जो पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और प्रयागराज, इलाहाबाद। शारदा नहर की लंबाई जो है वो 938 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर 342 किलोमीटर है, निचली गंगा नहर 100 किलोमीटर है, तथा आगरा नहर की लंबाई 230 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी नहर जो हुई वो आपकी कितनी है? शारदा नहर, जिसकी लंबाई है आपकी 938 किलोमीटर। अगला है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? मतलब उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही टूटा हुआ है भाग। तो ये किस वर्ष अस्तित्व का मतलब है बना है? तो 2000 और 1991 और 2016 और 2011। तो ये 2000 की बात है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस है उत्तराखंड का। को उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बन गया। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश को ही तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया था। इसका गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम के द्वारा 2000 द्वारा किया गया। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है तथा यहाँ की भाषा हिंदी एवं संस्कृत है। इस राज्य की जो देवभूमि, इस राज्य को क्या कहा जाता है? देवभूमि भी कहा जाता है। यह राज्य 13 जिलों में विभाजित है। राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं तथा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के हैं। अगला है क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किसका नोबेल पुरस्कार जीता? ये आपका विज्ञान से क्वेश्चन है और ये पुरस्कार को हम पहले ही आपको वीडियो में बता चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दैनिक जीवन में विज्ञान जो हमने पढ़ाया था उसमें सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए, शांति के लिए, अर्थशास्त्र के लिए कि भौतिक शास्त्र के लिए?
तो ये भौतिक शास्त्री है सीवी रमन, सबसे इम्पोर्टेंट है। 1930 में इन्हें मिला था। फिजिक्स शास्त्र को फिजिक्स कहते हैं इसको, भौतिक विज्ञान, विज्ञान से संबंधित हैं ये सीवी रमन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनको रमन प्रभाव, एक रमन इफेक्ट होता है, उसके लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि जब प्रकाश पारदर्शी सामग्री वस्तु से होकर गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश का तरंग धैर्य और आयाम बदल जाता है। वैज्ञानिक शोध में वे एशिया के प्रथम नोबेल विजेता हैं। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की भी उपाधि से विभूषित किया गया। 1954 में, इंपोर्टेंट है। अगला है जो आपका 13वां क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो एन इक्वल म्यूजिक और वेस्टर्नी टेल्स, द रिवार्ड ऑफ अर्थ, समर रकम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेस्टर्नी टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। यह वर्ष 1991 में लिखी गई थी। विक्रम सेठ की अन्य प्रमुख पुस्तकें कविता मैपिंग द विनम्र प्रशासन गार्डन, तीन चीनी कवि, मेढक और कोकिला, द टेल ऑफ मेलन सिटी आदि इंपोर्टेंट किताबें हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये हरिवंश राय बच्चन वही हैं जो आपके अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है, हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं। तो इनकी आखिरी कविता का नाम क्या है? तो 1 नवंबर 1984, तिल मर्दाने, दो चट्टाने और अग्निपथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता अग्निपथ तथा प्रथम कविता तेरा हार थी। उनकी अन्य कविताएं हैं मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, चट्टान गीत आदि। उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज, ये आपका विज्ञान से है। रक्त समूह की खोज प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो कार्ल स्टीनर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक स्टीनर, कार्ल विलियम सीले, विलियम मार्डिक, कार्ल स्टीनर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो रक्त समूह प्रणाली का मतलब होता है जो ग्रुप वर्ग, जैसे किसी का ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी होता है, ठीक है, तो ओ ग्रुप होता है। तो ये आपके ग्रुप हैं। तो इन ग्रुपों की जो खोज की थी वो सबसे पहले कार्ल स्टीनर ने की थी। मनुष्य की रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल स्टीनर ने की थी। उन्होंने 1902 में पता लगाया कि सभी मनुष्य का रुधिर एक समान नहीं होता है, अलग अलग व्यक्तियों में रुधिर की भिन्न भिन्न प्रोटीन की उपस्थिति के कारण भिन्न भिन्न रुधिर वर्गों का उदय हुआ, जिसमें ए बी ओ रुधिर वर्ग का सबसे अधिक प्रचलित है। अब इसमें पूछ लेता है कि ओ जो होता है वो सबको देता है, जिनका ब्लड ग्रुप होता है ओ वो सब लोगों को दे देता है, और ए बी जो होता है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी वो सभी लोगों से खून ले सकते हैं, और ओ सबको अपना खून दे सकते हैं चाहे कोई वर्ग हो। और वैसे ए को देता है और बी को देता है, और ए बी जो होता है 4 रुधिर वर्ग हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ये क्या है? कॉर्निफर और स्टकनेट और ज्यूस और सेसर। ये काफी कंप्यूटर से अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है बी, स्टकनेट एक कंप्यूटर बार्म है। ठीक, कंप्यूटर बार्म था जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इस वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। स्टकनेट प्रोग्रामेबल्स लॉजिक कंट्रोल पीएलसी को लक्षित करता है। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु है और जिसको श्रीलंका के जो मन्नार के जिले हैं, तो वहाँ पे जो मतलब आप जब नक्शा बनाते हो तो ऐसे नीचे बनाते हो तो वहाँ पे ये श्रीलंका लटकती है, तो श्रीलंका और जो ऊपर होता है आपका तमिलनाडु, तो इन दोनों के जो बीच में मौजूद जल संधि है इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। तो यहाँ पर मलक्का जल डमरू मध्य, ए ऑप्शन है, बी है पाक जल डमरू मध्य, और ये है सुंडा जल डमरू, और तीसरा है मलुक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। तमिलनाडु श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। जल डमरू मध्य के दक्षिण जल डमरू मध्य उसी को कहते हैं जॉइंट को, जहाँ से पानी को माध्यम से आना जाना बना रहता है। दक्षिण पश्चिमी भाग में पाक खाड़ी स्थित है। जल डमरू मध्य 64 से 137 किलोमीटर चौड़ा था, लगभग 136 किलोमीटर लंबा है। इस जल डमरू मध्य का नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया है। और जो पूछे गए हैं इसमें मलक्का जल डमरू मध्य है, तो ये मलेशिया तथा सुमात्रा द्वीप के है, इंडोनेशिया के मध्य है। और सुंडा जल डमरू मध्य है, इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य है। और मलिकुक कंदू जल डमरू मध्य ये है मणिकोर तथा भारत तथा मालदीव के मध्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य को सीमा के साथ साझा नहीं करती है, मतलब जो संयुक्त राज्य की सीमा है वो किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करती है, जोड़ती नहीं है, तो वो है फ्लोरिडा होगी या अलास्का होगी, रोड आइलैंड होगी या मेरीलैंड होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रोड आइलैंड। तो रोड आइलैंड या न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का एक अमेरिकी राज्य है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः चीन और भारत है। इंडोनेशिया का चौथा, ब्राजील का छठा तथा यूनाइटेड किंगडम का 21वां स्थान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो ये है मस्कट, दुबई और अबू धाबी और शारजाह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मस्कट। मस्कट शहर संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित नहीं है, ठीक है। मस्कट ओमान की राजधानी है, ये ओमान एक अलग देश है, उसकी राजधानी क्या है? मस्कट है। यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट शहर ऐतिहासिक स्थलों के कारण प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त दुबई, अबू धाबी व शारजाह मध्य पूर्व एशिया में स्थित संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख राज्य हैं, ठीक है, ये उसी के राज्य हैं, संयुक्त राज्य अमीरात है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? जो बहरीन है उसकी राजधानी है तो अंकारा है, दोहा है, मनासा है, बेरूत है। तो यहाँ पर मनासा जो है, मनामा शहर बहरीन राज्य की राजधानी है। यह शहर फारस की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। और यह पुर्तगाल, सऊदी अरब और ओमान के नियंत्रण में उपनिवेश रह चुका है। अन्य विकल्पों में अंकारा क्या है? तो अंकारा एक शहर की तुर्की की राजधानी है, और दोहा शहर कतर की राजधानी है, तथा बेरूत जो होती है वो शहर लेबनान की राजधानी, ये राजधानी है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला है 22 यानी कि 22, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली सुषमा स्वराज है, मीरा कुमार है, प्रतिभा पाटिल है और सुमित्रा महाजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो काफ़ी इंपोर्टेंट है, पहली महिला लोकसभा की, जो दो चीज़ें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का पूछा जाता है कि कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 वर्ष होता है उनके प्रतिनिधियों का, और लोकसभा का 5 साल ही होता है। यहाँ पे मीरा कुमार जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, 2009 से 2014 तक रही, वह वर्ष 2017 के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की राष्ट्रपति पद की भी उम्मीदवार थी। तो सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली तो ये थी आपकी मीरा कुमार, और सुमित्रा महाजन जो है वो दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, 2014 से 2019 तक थी। अब सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी, जो यहाँ पे नाम दिया है सुषमा स्वराज का, ठीक है। प्रतिभा देवी पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, वह भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह के शहर में हुआ था? तो ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे मेरठ से स्टार्ट हुआ था, झांसी, हैदराबाद, दिल्ली। तो यहाँ पे मेरठ आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। 10 मई उत्तर प्रदेश सही है, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो 10 मई 1857 को हुए सैनिक विद्रोह प्रारंभ मेरठ शहर से हुआ। जो 1857 में सबसे पहले क्रांति हुई थी, इसमें झांसी बाई रानी भी लड़ी थी, तो जो सबसे पहले शुरू जिसका विद्रोह हुआ वो हुआ था मेरठ से। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। विद्रोह के दौरान सैनिकों ने 11 मई को दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह सेकंड को नेतृत्व सौंपा, और धीरे धीरे इस विद्रोह का प्रभाव देश के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक शोषण था। मतलब जो धर्म के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से, आर्थिक के हिसाब से, समाज के हिसाब से सभी का शोषण कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो उसके कारण इसका विद्रोह काफी ज्यादा हुआ। अगला क्वेश्चन है नंबर 24, पारंपरिक अल्पाहार खंडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गुजरात है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारंपरिक अल्पाहार खंडवी गुजराती तथा महाराष्ट्रियन व्यंजन है, ये व्यंजन है एक तरह से, अल्पाहार खंडवी बोलते हैं इसको। तो यह बेसन और दही से बने होते हैं। तो भोजन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोकल भाषा में जो रहते हैं उनको, और काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं। तो सबसे पहले हिंदी में निकला था पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, ये पुरानी चीज है। तो दैनिक भास्कर, उदंत मातृ, पत्रिका देशबंधु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो काफी इंपोर्टेंट है। उदंत मातृ था हिंदी भाषा का पहला अखबार था, जिसे 30 मई 1826 को कलकत्ता से शुरू किया गया था। यह प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 30 मई को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है? तो जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था? तो इंदिरा सोना,
और लमजा, लर्मा रोजो, एराइजन तेज और अंकुर। तो जो लर्मा रोजो थी वो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति, हरित क्रांति मानी होता है कि कृषि में अच्छे से अच्छे बदलाव टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि को करना, तो वो थी हरित क्रांति। हरित क्रांति महत्वपूर्ण योगदान था भारत में। हरित क्रांति 1967 के जनक, जो जनक थे उसको, वो थे एम एस स्वामीनाथन। जो एम एस स्वामीनाथन थे वो इसके जनक यानी कि पिता माने जाते हैं, और 1967 में ये हुई थी। हरित क्रांति के अभिप्राय है कि देश की संचित एवं असंचित कृषि के क्षेत्रों को अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों का उपयोग से फसल को उत्पादन में वृद्धि करना होता है, वो होती है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है 27, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रसिद्ध मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बेनीगल नरसिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे जो थे वो बेनीगल नरसिंह राव, वीएन राव जिसको हम कहते हैं वीएन राव, बेनीगल नरसिंह राव या वीएन राव द्वारा तैयार किया गया था। पूरा ड्राफ्ट जो था संविधान का वो किसके द्वारा किया गया था? वीएन राव या बेनीगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था। काफी लोग वीएन राव याद कर लेते हैं, फिर बेनीगल नरसिंह राव भूल जाते हैं। तो ये थे संवैधानिक सलाहकार थे, वे एक कुशल न्यायविद और राजनेता थे। इसी मसौदे पर उन्होंने विचार विमर्श हेतु अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये संविधान से भी पूछ लिया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, जयपुर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यह महल वर्ष 1928 से 1943 के बीच निर्मित हुआ था। इसका निर्माण जो गज सिंह ने अपने दादा उमेद सिंह के नाम पर करवाया था। इस भवन में 347 कमरे हैं। इस भवन को ट्रेवल चॉइस अवार्ड से विशेष सर्वश्रेष्ठ होटल के रूप में सम्मानित किया गया है। इस भवन को चितर पैलेस भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, लावली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावली उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का, सिक्किम का, तमिलनाडु का। तो लावली महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है 2016 है। 2016 में क्या है? अंतिम वर्ष था जब रेल बजट अलग और केंद्रीय बजट अलग अलग घोषित किया गया था। इसके बाद सब कंबाइंड हो गए। 2017 से अगला है 31, 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये पुराना पूछ दिया है, गवर्नर जनरल कौन रहे? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज बाकर। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग थे जो इस समय रहे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? ये निवेश जानकारी देती है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसका मुख्यालय हेड ऑफिस मुंबई में है, बेंगलुरु में, गुरुग्राम में, चेन्नई में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुग्राम, उसको बेंगलुरु कहते हैं, वहीं पर है। निवेश जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला है 33, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। तो तस्लीम द्वीप, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सीधे सही हो जाएगा, सेंटिनल द्वीप। ठीक है, सेंटिनल द्वीप है, इसको भारत सरकार ने अवैध कर दिया है। अगला है 34, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यह सिक्किम राज्य का प्रथम नागरिक हवाई अड्डा है। अगला है 35वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1992 तक प्रधानमंत्री में रहा। रक्षा मंत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? ये गुजरात में तो है, पता है आपको। तो गुजरात में ज्यादातर नर्मदा नदी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति विश्व की लंबी मूर्ति, ठीक है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, और इसके वास्तुकार को है राम सुतार है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो ये अंडाशय में होता है, या बीजांड में, या परागकोश में, या पुष्प योनि में। तो ये आपका निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस में, बायोलॉजी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परागकोश पुष्प के पुंकेसर का वह भाग होता है जिसके भीतर परागकणों का होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ये भी बायोलॉजी से और अभी हमने बताया है। तो यहाँ पर ए कोलाई होता है या कोकस होता है, बेसिलस होता है या फिर विब्रियो होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोकस जो होता है, आकार के आधार पर जीवाणुओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। कोकस ये अंडाकार एवं गोलाकार जीवाणु होते हैं, और जैसे माइक्रोकोकस, एग्लिका, स्टेप्लोकोकस, न्यूमोनियाई। और ये होता है बेसिलस, ये छड़नुमा होते हैं, और जो कोमा उनवा के आकार के होते हैं, बेब्रियो कोलाई और एस्कोरियस कोलाई। तो ये कसाव युक्त जीवाणु होते हैं। तो ये आपके जो अर्थात 38 क्वेश्चन थे, लास्ट में आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो उम्मीद करेंगे वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही आपके लिए अगला हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जीएस के लिए लाएंगे या मैथ का। तो आगे अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि पिछले साल का पेपर है, पुलिस का सॉल्व करवा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।